जिंदगी 360 में हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। गाइस, हर हफ्ते इस शो में हम आपको दिखाते हैं अमेरिका, घर और दफ्तर के दरमियान बिजी लोगों वाला अमेरिका, चमकती दमकती गाड़ियों और साफ सुथरी सड़कों वाला अमेरिका, तरक्की के ख्वाबों से सजा हुआ अमेरिका। लेकिन इस सब के दरमियान एक और अमेरिका भी है। ये वो अमेरिका है जहां लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारते हैं, जहां घर का मतलब है पार्कों में लगे बेंचेस या सड़कों के किनारे बने फुटपाथ, और जहां हर निवाले के लिए इंतजार रहता है किसी मेहरबान राहगीर का। अमेरिका के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क में 6 लाख से ज्यादा अफराद घर की छत के बगैर रात बसर करते हैं, यानी वो सड़कों, पार्कों, अपनी गाड़ी या फिर किसी और के घर में वक्त गुजारने पर मजबूर होते हैं। और इनमें सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे और खानदान भी शामिल हैं। आज के शो में हम देखेंगे कि एक बेघर इंसान इस मुल्क में अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, बेघर हो जाने वालों को सर छुपाने की जगह कौन देता है, और ऐसे लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद देने की एक कोशिश। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा बेघर अफराद न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस काउंटी में रहते हैं। ये वही काउंटी है जो हॉलीवुड का घर भी है। लेकिन वाशिंगटन डीसी का शुमार मुल्क के उन शहरों में होता है जहां आबादी के लिहाज से बेघर अफराद का तनासुब बहुत ज्यादा है। तकरीबन 6.5 लाख की आबादी के इस शहर में 7,000 के करीब अफराद बेघर हैं, यानी शहर की तकरीबन 1% आबादी के पास सर छुपाने की जगह नहीं। तो वो लोग जो एक लंबे अरसे से बेघर हैं किस तरह रहते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है, और वो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को कैसे पूरा करते हैं, आप भी देखिए। I think happiness, peace of mind, friendship, love, but before you can have all those things, खुशी, ज़हनी सुकून, दोस्ती, मोहब्बत, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनका ख्वाब पूरा होने के लिए आपको एक मुस्तहकम जगह की ज़रूरत होती है, जिसे आप घर कहते हैं। जब घर की छत मिल जाए तो उसके बाद ही मोहब्बत, खुशी और एक अच्छी ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर काम हो सकता है। philosophical and the materialistic things called food, water, a dime in my pocket. I am Angie Whitehurst, 62. My life was pretty organized, typical American, roof over my head, went to school, went to college. मेरी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, किसी भी आम अमरीकी की मानद मेरे सर पर भी घर की छत थी। मैं स्कूल गई, कॉलेज में तालीम हासिल की, मुलाजमत भी करती थी। फिर एक रोज़ जब मैं एक खूबसूरत लिबास और फर का कोट पहनकर बाहर गई हुई थी, वापस आई तो पता चला मेरे घर की छत मुझसे छिन गई थी। मैं अपने तमाम शनाख्ती कागजात और दूसरे सारे असासे से महरूम हो गई थी। मेरी जेब में सिर्फ 25 सेंट थे। वो आधी रात का वक्त होगा जब मैं बेघर हुई। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे सामने ढेर हो गई हो, तबाह हो गई हो। मुझे एक अजनबी ने कुछ दिन के लिए साइबान फ्राहम किया। उसके बाद मुझे दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। Caved in. I felt destroyed. I ended up staying with someone who I didn't know very well for a couple of weeks, and then I moved from one place to the next place. There were some very nice people who gave me some clothes, nothing fabulous or new. मुझे एक अजनबी ने कुछ दिन के लिए साहिबान फ्राहम किया। उसके बाद मुझे दरबदर की ठोकरें खाना पड़ी। अमेरिका जैसे माशरे में जहां आप बाथरूम्स, पानी और टॉयलेट पेपर जैसी सहूलियात के आदी होते हैं, वहां ये जब आपसे छिन जाएं तो उनके बगैर जिंदगी आपके लिए इंतहाई शर्मनाक हो जाती है। उम्मीद, यकीन, हौसला अफजाई और पानी और खुराक के बगैर आपका जिस्म आपको ज़हनी दबाव में मुब्तला करके आप कहीं पर भी हों सोने पर मजबूर कर देता है। ऐसी नाउमीदी की हालत में आप जहाँ कहीं भी हों
کسی ٹرین اسٹیشن پر، کسی بینچ پر یا کسی کے گھر پناہ لیے ہوں، آپ سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ Somebody else's house, your body will shut down and you will rest. And I shouldn't say, no, I don't want to have a family. If I got married to somebody who had kids, that would be fine. But family and friends are important. اپنی زندگی میں میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے چند ذہین ترین افراد بے گھر تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انہیں وہ مواقع نہیں دے پا رہی جس سے ان کا یہاں گزارا ہو سکے۔ کسی زمانے میں ایک بزنس کا مالک ہوا کرتا تھا۔ میرا ایک بڑا آفس تھا جس میں 1 درجن لوگ ملازم تھے۔ بدقسمتی سے میری شادی ناکام ہو گئی جس سے میرا بزنس بھی جاتا رہا۔ پھر بیماری نے مجھے آن گھیرا اور ان سب نے مل کر مجھے یہاں سڑک پر لا دیا۔ بے گھری کی صورتحال میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا موقع کب ملے گا، کھانا کب ملے گا اور سونے کا موقع کب، باتھ روم کی جگہ کہاں ملے گی۔ And ended up in the situation I'm in now. You don't know where you can do what you need to do. You don't know when you can eat. You don't know. کبھی آپ کو کھانے اور نہانے میں سے کسی ایک کام کو وقت دینے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر نہانے کے لیے ایک لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ میں نہانے کے لیے ایئرپورٹ جاتا ہوں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا۔ بے گھر افراد کی بڑی اکثریت جرائم پیشہ نہیں۔ The vast majority of the homeless are not criminals. Well, it affects the community by separating the haves from the have-nots. اس ایشو نے کمیونٹی کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک وہ جن کے پاس ہے اور دوسرے جو محروم ہیں۔ یہ طبقاتی نظام کو پروان چڑھانے کا موجب ہے۔ بے گھروں میں منفی سوچ اور معاشرے کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ And you have a lot of pain and negativity, but most importantly, you have a separate community that's not working towards common goals. امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے بنائے گئے ایک شیلٹر میں چلیں گے اس بریک کے بعد۔ I had nothing, literally nothing. My life literally started at this place right here where I'm standing. ویلکم بیک۔ آج کے شو میں ہم ایک جھلک لے کر آئے ہیں ان امریکیوں کی زندگی کی جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اکثر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور وہ ہیں امریکہ کے بے گھر افراد۔ سرکاری سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں بے گھر افراد کی اوسط شرح ہر 1 لاکھ میں سے 193 ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اگر اتنا امیر ملک ہے تو پھر یہاں اتنے بے گھر افراد کیوں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے بے گھر ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں۔ بہت سے بڑے شہروں میں گھروں کے کرائے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اپنے سروں پر چھت افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ حکومت کی مدد سے ملنے والی سستی رہائش بھی وقت کے ساتھ ساتھ بجٹ کٹس کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ امریکہ کے بہت سے چھوٹے بڑے شہروں میں سرکاری اور انفرادی سطح پر ہوم لیس شیلٹرز چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں بے گھر افراد کو کچھ دیر کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جاتی ہے اور کچھ بنیادی ضروریات زندگی بھی۔ ایک ایسے ہوم لیس شیلٹر میں آئیے چلتے ہیں مدیحہ انور کے ساتھ۔ First of all, I was میں ایک طویل عرصے کے لیے جیل میں تھا، اور جب میں جیل سے باہر آیا تو میرے خاندان نے مجھ سے تعلق توڑ لیا اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ یہ جان ہے، ایک بے گھر امریکی۔ had nowhere to go.
जेल से बाहर आने पर मेरे पास कोई ठिकाना मौजूद नहीं था, इसीलिए मुझे क्राइसिस सेंटर जाना पड़ा, जहां से मुझे यहां भेज दिया गया। ये गुज़िश्ता जून की बात है और तब से अब तक मेरे पास अपनी शनाख्त समेत कोई भी चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं। जॉन बेघर होने के बाद रियासत मैरीलैंड में वाक़े मॉन्टगोमरी काउंटी कोएलिशन फॉर द होमलेस में पनाह लेने के लिए आए, जहां उन्हें आर्जी तौर पर रहने के लिए एक ठिकाना मैसर आया। Okay, John, is anything else you'd like to have beside this? How about some sandwich? मगर बदकिस्मती से बेघर होने के इस सफर में जॉन Roast अकेले beef? नहीं। 2014 में बेघर अफराद के आदाद शुमार से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में जमा कराई गई एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2014 में अमरीका भर में 5,78,424 अफराद बेघर थे। इनमें से 69% बेघर अफराद के लिए कायम किए गए मुख्तलिफ रिहायशी प्रोग्राम्स का हिस्सा थे। दुनिया में एक सुपर पावर समझे जाने वाले इस मुल्क में भी लोग बेघरी के मसले से दो चार हो सकते हैं। इसका तस्वुर करना अमरीका से बाहर और खास तौर से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में लोगों के लिए शायद कुछ मुश्किल हो। बताइएगा कि यहाँ नदीम खान पाकिस्तानी निशाद अमरीकी हैं जो मोंटगोमरी काउंटी में सेहत और ह्यूमन सर्विसेज के शोबे के साथ बतौर स्पेशल नीड्स हाउसिंग के चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। नदीम खान कहते हैं कि बेघर होने की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब उनके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें तो हैं वो फैमिलीज़ भी हैं, उसमें तो हैं वो इंडिविजुअल्स भी हैं। इंडिविजुअल्स के रीज़न जो हैं होमलेसनेस के वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। उसमें आमतौर पर मेंटल हेल्थ के इशू होते हैं, उसमें आमतौर पर ड्रग्स के इशू होते हैं, को अकरिंग डिसऑर्डर्स हम उसे कहते हैं, वो इशू होते हैं। मगर जो फैमिली होमलेसनेस है उसके दो मेजर इशू हैं। आमतौर पर फैमिली जो होती है उसमें एक खातून होती है और उनके एक दो बच्चे होते हैं जो होमलेस होते हैं। उसमें नंबर 1 जो इशू है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, और दूसरा जो है वो है इकोनॉमिक। मोंटगोमरी काउंटी कोएलिशन फॉर द होमलेस गुज़श्ता 23 वर्षों से मोंटगोमरी काउंटी में बेघर और बेआसरा अफराद और घरानों के लिए खिदमात सरअंजाम देता आ रहा है। ये शेल्टर होम्स जॉन और जॉन जैसे बेघर अफराद को न सिर्फ पनाह मैसर करते हैं बल्कि ये बहुत से ऐसे मुफीद प्रोग्राम्स भी मुतारिफ कराते हैं जो इन बेघर अफराद को इनकी जिंदगी की तरफ वापस लौटने में मदद देते हैं। जेल से निकलने और 2 रातें खुले आसमान तले गुजारने के बाद जॉन मोंटगोमरी काउंटी कोएलिशन फॉर द होमलेस आए, जिसने जॉन को न सिर्फ आरसी पनाह फराहम की बल्कि मुख्तलिफ जॉब इंटरव्यूज के लिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़ों का भी बंदोबस्त किया। Well, I'm checking on my immigration status. शेल्टर में मौजूद काउंसलर्स बाकायदगी से यहाँ पर मौजूद अफराद से उनकी नौकरियों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से काउंसलिंग करके उनका एतमाद बहाल करते हैं। Get that day off so I can continue my volunteering. शेल्टर में लगाए गए नोटिस बोर्ड्स को मुख्तलिफ नौयत की मालूमात फराहम करने के मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक बोर्ड इलाके में मौजूद नौकरियों की मालूमात के लिए मुख्तस है और शेल्टर में मौजूद अफराद की हौसला अफजाई की जाती है कि वो इन नौकरियों को हासिल करने की कोशिश करें ताकि जल्द अज जल्द अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकें। यहाँ पर जहनी तौर पर परेशान और मुस्तरब बेघर अफराद के लिए तिब्बी सहूलियात भी मैसर की गई हैं और उनका बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करके उनकी प्रोग्रेस को नोट किया जाता है। सूजी सिंक्लेयर स्मिथ मोंटगोमरी काउंटी कोएलिशन फॉर द होमलेस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और कहती हैं कि उनके शेल्टर के बुनियादी सतून केस मैनेजर्स हैं जो मुख्तलिफ बेघर अफराद की जहनी उलझनों को दूर करने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने की तहरीक भी देते हैं। हमारे लिए आर्जी पनाह और शेल्टर के साथ साथ केस मैनेजर भी बहुत अहमियत रखता है। जब कोई शेल्टर में आता है और उन्हें एक छत मैसर हो जाती है तो फिर उन्हें इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि अब क्या करें। केस मैनेजर इन अफराद की मदद करते हैं और उन्हें नौकरियों पर इंटरव्यूज देने से लेकर जहनी उलझनों को सुलझाने और जिंदगी की मुख्तलिफ ज़रूरियात के हवाले से रहनुमाई फराहम करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शेल्टर में जिंदगी गुजारना आसान नहीं। एक बड़े से कमरे में बहुत सारे बंक बेड्स लगाए गए हैं जिन पर बेघर अफराद मुख्तसर सामान के साथ पड़े रहते हैं कि अब यही इनकी जिंदगी की हकीकत है। कैसे एक इंसान अमेरिका में जिसकी अच्छी खासी जॉब होती है, सब कुछ होती है, और वो एकदम से सड़क पर आ जाता है, ऐसा कैसे होता है? इसके फैक्टर्स होमलेसनेस के बहुत सारे हैं। लोग जो हैं जब वो जिस तरह वेटरन्स होमलेसनेस है, जब वो जंग पे से वापस आते हैं तो उनका कुछ लोगों का दिमाग जो है वो इस बात को कबूल नहीं करता और उन्हें उसकी वजह से और फिर वो उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह में भी नहीं जाते तो वो फिर
उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। ये वेटरन्स होमलेसनेस की एक वजह है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा रीज़न है फैमिली होमलेसनेस के लिए। जॉन शेल्टर में अपनी जिंदगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। उन्होंने शेल्टर में कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं जिनके साथ उनका वक्त अच्छा गुजर जाता है। जॉन कहते हैं कि अपने घर वालों के ताल्लुक तोड़ लेने के बाद वो बहुत मायूस हो चुके थे और शायद खुदकुशी कर लेते, मगर इस शेल्टर हाउस ने उन्हें जिंदगी की कदर करना सिखाई और उन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनने में मदद फराहम की है। बेघर अफराद का मौशी मुस्तकबिल संवारने की कोशिश हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। I might be homeless, but I'm not hopeless. वेलकम बैक। बेघर होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे शख्स की कोई ख्वाहिशात नहीं, वो जिंदगी में कुछ कर दिखाने की आरजू नहीं रखता या फिर उसके पास कोई हुनर ही नहीं। बहुत से बेघर अफराद इसलिए भीख नहीं मांगते क्योंकि वो कुछ करना नहीं जानते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अब तक वो सहारा नहीं मिला होता जो उनकी अपने पांव पर खड़ा होने में मदद कर सके। वाशिंगटन डीसी में कायम इदारा स्ट्रीट सेंस उसी सहारे की एक शक्ल है। इसका आगाज तो हुआ था एक ऐसे अखबार के तौर पर जिसमें बेघर अफराद अपने मसाइल के बारे में खुद मज़ामीन लिखते हैं और फिर उस अखबार को बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन अब स्ट्रीट सेंस बेघर अफराद को दे रहा है और भी बहुत से हुनर। ये इदारा उनकी जिंदगियां कैसे बदल रहा है, चलकर देखते हैं। मैं अपनी कोशिशें करता रहा लेकिन मुस्तकिल रोजगार ना ढूंढ सका। मैंने मेहनत मजदूरी और छोटे मोटे काम किए, आर्जी मुलाजमतें की। कभी मैं एक दिन में $35 कमा लेता था, लेकिन होटल के कमरे का किराया $40 से $45 था। ये बहुत ही कम रकम थी। इस वक्त मुझे स्ट्रीट सेंस का ही सहारा है। मेरी जिंदगी की डोर स्ट्रीट सेंस से ही बंधी हुई है। Street Sense here. Street Sense here today. How y'all doing? Hey, how you doing? Hey, good, thanks. Can I get one, please? Oh, absolutely. There you go. Thank you very much. God bless. What do you like about? आपको स्ट्रीट सेंस की क्या चीज पसंद है और आप इसमें क्यों शामिल हुए? I mean, for somebody that's on the streets. एक ऐसा शख्स जो सड़कों पर रहता हो, उसके लिए ये इजहार का जरिया है। ये एक तरह से उसकी आवाज है। आप स्ट्रीट सेंस के साथ क्या कुछ कर रहे हैं? इसके जरिए मैं अपना टैलेंट सामने ला सकता हूँ, यानी मेरी शायरी, मेरी तस्वीरें, जिन्हें मैंने हाई स्कूल के बाद से अब दोबारा बनाना शुरू किया है। इस तरह से मैं माजी में लौट गया हूँ। स्ट्रीट सेंस के जरिए मैं अपनी जिंदगी के इस सफर के बारे में बता रहा हूँ जो मुझे इस इदारे की दहलीज तक लाया। स्ट्रीट सेंस की टीम बेघर अफराद के लिए क्या कुछ कर रही है, ये जानने के लिए मैं मिली उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। स्ट्रीट सेंस का आगाज कैसे हुआ? स्ट्रीट सेंस हमने 2003 में एक अखबार के तौर पर शुरू किया था। आज हम फिल्म, थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंस, शायरी की महफिलें, ग्राफिक डिजाइन, तस्वीर कशी और सौती कहानियाँ और आर्ट की दूसरी असनाफ पेश कर रहे हैं। इससे हम इन मर्दों और औरतों को जो हमारे साथ मुंसलिक हैं इजहार के भरपूर और ताकतवर जराए फराहम करते हैं। वो अपने लफ्जों में अपनी कहानी बयान करते हैं। इस तरह हम बदलते वक्त के साथ रोजगार के नए रास्ते बना रहे हैं। How sustainable is this model? अपने आगाज से ही हम वसाइल के इंतहाई कमी का सामना कर रहे हैं। हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के मुतलाशी अफराद के अखबार फरोख्त से हासिल होता है। वो हमसे 50 सेंट में अखबार खरीदते हैं और फिर इसे आम लोगों को $2 में बेच देते हैं। हमारे अखबार चलाने के अखराजात का तकरीबन 25% इससे हासिल होता है। बाकी मानदा अखराजात के लिए हमारा ज्यादातर इन्हिसार इनफरादी अतियात पर है। Check out my article in this issue of Street Sense here. How much do you make? आप ये अखबार बेचकर एक दिन में कितना कमा लेते हैं? क्या स्ट्रीट सेंस से होने वाली कमाई आपको घर दिला सकती है? You gotta have some type of hope. लेकिन जब आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हो तो आपको उम्मीद का दामन थाम के रखना पड़ता है। ये सिर्फ $2 का अखबार है, लेकिन छोटी से छोटी चीज की भी एक अहमियत होती है, खास तौर पर जब आप सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हो। यही सोच स्ट्रीट सेंस की बहुत सी वर्कशॉप्स की बुनियाद भी है। इन सब में उम्मीद का अंसर मुश्तरक है। शायद ये स्ट्रीट सेंस से मिलने वाली उम्मीद ही है जिसके सहारे कुछ लोग अपनी जिंदगी का रुख बदलने में कामयाब हो रहे हैं।
little bit about اسٹریٹ سینس نے آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس کی مدد سے اب میں سڑک پر زندگی نہیں گزار رہی. عموماً ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ سینس ہمیں جس قسم کی خدمات فراہم کر رہا ہے ان سے زندگی کے سخت ترین دور میں مجھے بہت مدد ملی. میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے اتنے بڑے نفسیاتی نقصان سے بچنے میں مدد کی جتنا مجھے ہو سکتا تھا. ہم یہاں ایک گروپ میں ہیں, ہم سبھی بے گھر رہ چکے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مسائل سمجھ سکتے ہیں. آپ کو وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو خود کبھی سڑک پر نہ رہا ہو اور ان مشکلات سے نہ گزرا ہو جن سے ہم گزرے ہیں, اور اس نے وہ تگ و دو نہ کی ہو جو ہم نے کی ہے, چاہے وہ شدید سردیوں کا دور تھا یا سخت گرمیوں کا موسم. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو کھل کر بات کرتے ہیں. میں اب اسٹریٹ سینس کے ساتھ ایک فلم پر کام کر رہی ہوں. میں اسٹریٹ سینس کے تھیٹر گروپ میں شامل ہوں. اس وقت تو میں بحالی کے مرحلے میں ہوں, لیکن مجھے توقع ہے کہ میں 3 سال میں کوئی باقاعدہ کام بھی شروع کر دوں گی. Really go back and start working. An important part of any film project is getting the message out. So the film is an essential part of that process, but it's only as good as its reach. With your filmmaking class, tell me a little bit about the resources. آپ کی فلم بنانے اور ایڈٹ کرنے کی کلاس کے لیے اسٹریٹ سینس کیا وسائل فراہم کر رہا ہے؟ تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اسٹریٹ سینس بہت زبردست کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے ہمیں کلاس کے لیے جگہ دی ہے. کیمرہ تو اکثر سب میرا ہی استعمال کرتے ہیں اور ایڈیٹنگ اسی طرح کی جاتی ہے جیسے کہ اس انڈسٹری میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ یہ کام کسی سے کروا سکتے ہیں. جب ایک انسان بہت غریب ہو, اس کے سر پر چھت نہ ہو, اسے اپنے اگلے نوالے کی فکر ہو, تو اس کی زندگی میں فلم پروگرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک صحت مند انسان بننے کے لیے آپ کو روحانی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ کسی تخلیقی کام سے حاصل ہو, دوستوں کی صحبت سے ملے, مذہب سے حاصل ہو یا کسی اور چیز سے. ہم دل کا غبار نکالنے اور اعتراف کے لیے ایک تخلیقی ذریعہ فراہم کرتے ہیں, اور اگر آپ کسی کو ان موقعوں سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جیسے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے. Just like they suffer from malnourishment and hunger. اپنے مستقبل کے لیے آپ کے کوئی خواب ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس قابل ضرور ہو جاؤں کہ اپنی مدد کر سکوں اور پھر دوسروں کی. کہا جاتا ہے کہ سخاوت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, اس لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہونے سے پہلے جن کی حالت قدرے خراب ہے, ضروری ہے کہ آپ خود بہتر حیثیت میں ہوں. اس شہر میں جہاں رہائش کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, یہاں بہت سے ایسے باصلاحیت فلم میکر, شاعر اور گرافک ڈیزائنر موجود ہیں جو آج کی رات سڑکوں پر گزاریں گے. اس وقت میرا کام اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کے اس ہنر کو سامنے لاؤں. یہ اسٹریٹ سینس کا نعرہ ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بے گھر تو ہوں لیکن نا امید نہیں. آج کے شو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو امریکہ کا وہ چہرہ دکھائیں جو آپ عام طور پر نہیں دیکھ پاتے. آج کا شو آپ کو کیسا لگا ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور بتائیے گا. انٹل نیکسٹ ویک, خدا حافظ. I am Im Satirut with VOA Science Program. This is VOA. Please check out the latest video on Facebook page, facebook.com/VOA Khmer.